अब मैं अगली कवित्री हमारे साथ जुड़ेंगी आशा बर्मन जी। आशा बर्मन जी का जन्म कलकत्ता में बंगाल में हुआ और वहीं कलकत्ता से ही इन्होंने बीए ऑनर्स किया। विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक रहा है क्योंकि इनके घर का माहौल साहित्यिक था। इन्होंने कविताओं के अलावा कुछ गीत, संस्मरण तथा नाटक भी लिखे हैं। कुछ लघु कथाओं का बंगला में अनुवाद भी किया है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं और कुछ प्रवासी पुस्तकों में भी आशा जी की कविताएं संकलित हुई हैं। आजकल हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक लाइव कार्यक्रमों में ये बहुत सक्रिय रहती हैं। आशा जी की सहज सरल रचनाओं से को सुनते हैं। स्वागत है आशा बर्मन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और सारे विश्व को एक पटल पे जोड़ दिया और मुझे ऐसा अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के साथ जुड़कर अपनी कविताएं आज पढ़ूंगी। इस महायज्ञ के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो प्रस्तुत हैं। काव्य के इस महायज्ञ में अपनी रचनाएं लाई हूं, माँ भारती के यज्ञ में इनको समिधा स्वरूप ही लाई हूं। देश विदेश में सभी कविजन नवरस का करते संचार, प्रिय श्रोताजन प्रसाद स्वरूप यह उपहार करें स्वीकार। अब सबसे पहले कुछ पंक्तियां मैं अपनी कविताओं के बारे में कहना चाहती हूँ। कविता हमारे लिए भावमय विचार हैं, कविता हमारे लिए भावमय विचार हैं। इसके माध्यम से होता आत्मविस्तार है, यंत्र चालित जीवन से उबरने का उपाय है। कविता हमारे लिए स्वांतः सुखाय है। अब इसके बाद मैं जो कविता पढ़ूंगी, मेरा ये संग्रह है कहीं अनकही। इससे जो पहली कविता है वो मैं पढ़ना चाहूंगी, जो कि अभी हमारे कई मित्रों ने माँ के लिए कविता पढ़ी। अब मैं भी माँ के संबंध में कविता पढ़ूंगी जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, क्योंकि माँ तो सबसे निकट होती है। और माँ के महत्व को सबसे पहले मैंने समझा जब मैं स्वयं माँ बनी, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते हैं तब हम लोग माँ से जो कुछ भी पाते हैं वो बड़े अधिकार से हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन कितना माँ का बलिदान है, कितना उनका प्यार है, उसके महत्व को समझते हैं जब एक नारी स्वयं माँ बनती है। तो ये कविता प्रस्तुत है। माँ बन कर ही मैंने जाना क्या होता है माँ का प्यार। माँ बन कर ही मैंने समझा क्या होता है माँ का प्यार। जिस माँ ने अनजाने ही दे दिया मुझे सारा संसार। माँ बन कर ही मैंने जाना क्या होता है माँ का प्यार। गर्मी से कुमलाए मुख पर भी जो जाती थी वार, शीत भरी ठंडी रातों में लिहाफ उड़ा देती हर बार। उस दुलार से कभी खींचती, उस दुलार से कभी खींचती, मान कभी करती थी मैं। उसी प्यार को अब मन तर से, उस रस की अब कहाँ फुहार। माँ बन कर ही मैंने जाना क्या होता है माँ का प्यार। प्रसव पीर की पीड़ा सहकर जब मैं थक कर चूर हुई, प्रसव पीर की पीड़ा सहकर जब मैं थक कर चूर हुई। नन्हे शिशु के मुख दर्शन से सभी क्लांति दूर हुई। कल तक मैं माँ माँ कहती थी,
कल तक मैं मामा कहती थी, अब मैं भी माँ कहलाई। मन की गंगोत्री से निकली ममता की वह अनुपम धार, कि माँ बनकर ही मैंने जाना क्या होता है माँ का प्यार। और क्या परिवर्तन होते हैं। शिशु की सुख सुविधाओं का अब रहता था कितना ध्यान, त्याग परिश्रम हुए सहज, त्याग परिश्रम हुए सहज, क्षमा हुई कितनी आसान। आंचल में दूध नयन में पानी, आंचल में दूध नयन में पानी, बचपन में था पढ़ा कभी, वे गुण अनायास ही पाए, मातृ रूप हुआ साकार। माँ बनकर ही मैंने जाना क्या होता है माँ का प्यार। अब कुछ पंक्तियां अपनी माँ के लिए। यद्यपि माँ इस जग की सीमाओं से तुम दूर हुई, यद्यपि माँ इस जग की सीमाओं से तुम दूर हुई, पर क्यों मुझे लगा करता है हो सदैव तुम पास यहीं। जब तक मैं हूँ तुम हो मुझ में, जब तक मैं हूँ तुम हो मुझ में, दूर कभी हम हुए नहीं। माता का नाता होता है सब संबंधों का आधार, माता का नाता होता है सब संबंधों का आधार। माँ बनकर ही मैंने समझा क्या होता है माँ का प्यार, क्या होता है माँ का प्यार। ये कविता मुझे हमेशा भावुक कर देती है। और इसके पश्चात एक कविता, ये कविता ऐसी है, इसका शीर्षक है मैं और मेरी कविता। इससे जो लोग रचनाएं लिखते हैं उनको शायद अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें रचना प्रक्रिया का वर्णन है। इसमें कविता का व्यक्तिकरण किया गया है। इसका शीर्षक है मैं और मेरी कविता। कभी कभी मुझे ऐसा होता है प्रतीत, कभी कभी मुझे ऐसा होता है प्रतीत कि मेरी कविताओं का भी बन गया है अपना व्यक्तित्व। वे मुझे बुलाती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं। वे मुझे बुलाती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, और बहुत दिन तक उपेक्षित रहने पर मुझसे रूठ जाती हैं। करती हुई ठिठोली एक दिन कविता मुझसे बोली, करती हुई ठिठोली एक दिन एक कविता मुझसे बोली, तुम मुझे कभी नहीं पढ़ती हो, दूसरी कविताओं को मुझसे ज्यादा प्यार जो करती हो। और एक कविता ने तो हद कर दी। वो एक सिर चढ़ी किशोरी की तरह हठात घोषणा सी करने लगी, तुम्हें करना होगा कोई उपाय, मेरे साथ नहीं हुआ है न्याय। एक कविता ने हद कर दी जब वो सिर चढ़ी किशोरी की तरह हठात घोषणा करने लगी, तुम्हें करना होगा कोई उपाय, मेरे साथ नहीं हुआ है न्याय। मैं आश्चर्य से देखती रही, और वो तो अपनी धुन में कहती चली गई, मेरे कुछ शब्दों को तुम बदल दो तब मैं और निखर जाऊंगी, मेरा स्वर अभी धीमा है, कुछ और मुखर हो जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, अरे मेरे जीवन में तेरे सिवा बहुत कुछ है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे मित्र। मैंने ये भी कहा, तुम आखिर थी क्या, मेरे अवचेतन में पड़ी एक अनुभूति बस। मैंने तुम्हें स्वर दिया, मैंने तुम्हें रूप दिया, जैसे तुम्हें पाला और पोसा, और तुमने तुमने मुझे जैसे माँ की ममता को नकार के अन्यायी कहकर कोसा। मैंने यह भी दी युक्ति, मैंने तो तुम्हें जीवन दिया, तुम मुझे दो मुक्ति। हे कविता कामनी, मुझ पर भी ध्यान दो, जो मैं कहने जा रही हूं उस पर भी कान दो। अरे अन्याय की दुहाई मत दो बार बार, अरे तुम्हारे नखरे सहे हैं बहुत बार। कभी कभी जाड़े की उन्नीदी रात,
कभी कभी जाड़े की उनिंदी रात भाव की हल्की सी झलक दिखाकर तुम भाग जाती हो, और सुबह पुकार पुकार कर बुलाने पर भी नहीं आती हो। और कभी व्यस्तता के क्षणों में अंतर से कहती हो, मुझे स्वर दो, मुझे स्वर दो। और मैं झुंझला कर कहती हूँ, अरे अभी रुको, अभी चुप रहो, अभी दफ्तर में बहुत काम है और शाम को भी ओवर टाइम है। अरे अपना समझ के कह रही हूँ, कनाडा में वर्किंग मदर होना कोई आसान नहीं है। अरे कभी कभी तो चिंता करो, दूसरे का समय असमय भी तो देखा करो। जब अब कविता से वो अंत में कहती है, जब सब काम निपटा कर आराम कर रही हो, प्यार से दुलार से मेरे पास आओ। जब सब काम निपटा कर आराम कर रही हो, तो प्यार से दुलार से आदर से पास आओ, और धीरे धीरे कोमलता से मेरे भावों को सहलाओ। इससे मेरी कल्पना का द्वार खुलेगा और तुम्हारे भावों को भी तो समुचित कलेवर मिलेगा। तब देखना मेरे वात्सल्य का स्रोत कैसा झरेगा। हम दोनों के बीच बढ़ता हुआ ये अंतर हम दोनों के प्रयास से ही तो बढ़ेगा। हम दोनों के बीच में बढ़ता हुआ ये अंतर हम दोनों के प्रयास से ही तो भरेगा। धन्यवाद। ये कविता है रचना प्रक्रिया के संबंध में। और अब इसके बाद कुछ दूसरे स्वर की कविता इसमें है। आज के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में सेल फोन का। इसमें विशेषकर जब भारत जाती हो वहां पर तो सेल फोन इतना आवश्यक है कि पूछो ही मत। तो इस सेल फोन पर मैंने ये कविता लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सेल फोन तू ही बता तू है कौन। सेल फोन तू ही बता तू है कौन। तू है सर्व ज्ञाता, फिर तू तो सदा रहता है मौन। तेरे प्रेम के वश में है सारा संसार, यदि तू खो जाए तो जैसे छाए सर्वत्र अंधकार। अपनी समस्त कामनाओं का करके दमन, नतमस्तक हो, सब करते हैं तुझको नमन, क्योंकि झुक कर देखते हैं। अपनी समस्त कामनाओं का करके दमन, नतमस्तक हो, सब करते जो तुझे ही नमन। कांधे में हो दर्द, चाहे घुटने में हो कष्ट, यदि तेरा हो साथ सारे दुख नष्ट। सुबह आंख खुलते ही होती है तेरी ही तलब, सुबह आंख खुलते होती है तेरी ही तलब, जैसे तू ही हो गया है सबके जीने का सबब। सुनते ही तेरी मीठी ध्वनि संगीत में, तेरा स्वामी ऐसे भागे जैसे गोपी हो कृष्ण में। ईमेल हो, टेक्स्ट हो या हो अंतरजाल, उन्हीं के सहारे तू देता है सबको सबका हाल। सारी दुनिया की तू रखता है खबर, अंतर्यामी है तू, रखता सब पर नजर। मुझे तो लगे है तू एक ऐसा नशा जिसमें सारा संसार है फंसा। तेरे हाथों आज मानव इतना है मजबूर कि दूर रहने वाले होते हैं पास और पास रहने वाले हो जाते हैं दूर। क्योंकि मैंने देखा कई घरों में लोग बात नहीं करते हैं, सब अपना अपना फोन लेकर लगे रहते हैं, तो पास वाले दूर हो गए, दूर वाले पास हो गए। तेरे हाथों मानव इतना मजबूर कि दूर रहने वाले हो पास और पास वाले हो जाते दूर। तुझे अपने हाथ में लेके सभी डोलते हैं, और तू रहे पास तो वे तेरी बोली तो बोलते हैं। तेरी जुबान में ही होते हैं चुटकुले और कविता, कभी विज्ञान और कभी बहती है ज्ञान की सरिता। अब न रहा मस्तिष्क में कोई चिंतन, और न रहा मन में कोई स्पंदन, कोई मंथन। देखकर तेरी शक्ति और तेरा चमत्कार, मेरे मन में तो आता है बस एक ही विचार। तू है तो कोई, या तो कोई देवी शक्ति का अवतार, तू है या तो किसी दैवी शक्ति का अवतार, या ब्रह्म का कोई रूप हो गया साकार।
तुझे ही धुरी बनाकर चल रहा है सारा संसार, ब्रह्म हो गया मिथ्या, तू ही तो है इस जगत का सार, जगत का सार। नमस्कार। तो ये है सेल फोन की महिमा। अब हम आते हैं अगली कविता पर। प्रवास में इतने दिनों से मैं रह रही हूँ, 40 वर्ष से भी अधिक हो गए। अभी भी कई लोगों को लगता है हम लोगों के देश में कि विदेश में बहुत सुख है, लेकिन यहाँ पर भी कई कष्ट होते हैं और प्रवासी लोगों का कष्ट कुछ अलग तरह का है, शायद भारत में लोग ना समझे। तो ये कविता है प्रवासी की पीड़ा। तो ये प्रस्तुत करती हूँ, प्रवासी की पीड़ा। एक प्रश्न बादल सा बोझिल मन में मेरे घिर घिर आया, एक प्रश्न बादल सा बोझिल मन में मेरे घिर घिर आया, प्रवास के इस जीवन में क्या खोया क्या मैंने पाया। त्योहारों पर माता का स्नेह भरा निमंत्रण पाना और विभिन्न बहानों से साजन का अपने पास बुलाना, ऐसे मधुर प्रसंगों को, ऐसे मधुर प्रसंगों से स्वयं को मैंने वंचित पाया। प्रवास के इस जीवन में क्या खोया क्या मैंने पाया। हास परिहास देवरों के और नंदों से मीठी फटकार, भाई बहनों के उपालंब जिनसे बरबस झरता था प्यार, मीठी मीठी ऐसी बातों का अवसर जीवन में कम आया। प्रवास के इस जीवन में क्या खोया क्या मैंने पाया। और एक बात मैं बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ, ये है कि अपने बच्चों ने सच पूछो नानी दादी का प्यार न जाना, अपने बच्चों ने सच पूछो नानी दादी का प्यार न जाना, बरसों पर यदि वे मिले जो उनसे सबने इनको पाहुन माना, मिलजुल कर रह पाने से पड़ते जो उनमें संस्कार, वे भाव भला पनपते कैसे उन्हें न मिला ठोस आधार। ऐसी ऐसी कितनी बातें कहाँ तक गिनाऊं मैं, क्या खोया इस विषय का और छोड़ न पाऊं मैं। सहसा पत्रों से जब जाना, सहसा पत्रों से जब जाना, दूर बसे प्रियजन बीमार, उनसे मिलने को व्याकुल मन दूरी बनी विकट दीवार। और कभी प्रियजन को खोया, और कभी प्रियजन को खोया, चिर निद्रा में हो लाचार, ऐसे अवसर पर प्रवास को मिला 100 बार धिक्कार। मन के घाव समय से भरते, पर ये घाव न कभी भर पाएंगे, इस खोने की गहराई को क्या शब्द व्यक्त कर पाएंगे, इस खोने की गहराई को क्या शब्द व्यक्त कर पाएंगे। यदि जन्म जन्मांतर सच है, यदि जन्म जन्मांतर सच है, तो हे प्रभु यह वर देना, देना जन्म उसी धरती पर, देना जन्म उसी धरती पर, शाप प्रवास का हर लेना, शाप प्रवास का हर लेना। सभी कई प्रवासी मेरी इन भावनाओं से सहमत होंगे। अब मैं जो कविता पढ़ना चाहूंगी, प्रवास के संबंध में एक और कविता है मेरी। इसका शीर्षक है घर। चाहे शुरू में हम लोगों को कष्ट हुआ था, मन में अपराध बोध भी जागता था कि अपने प्यारे देश को छोड़ के यहाँ क्यों आए, लेकिन फिर ये भी लगा कि अब यही तो घर है, तो किस तरह हम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये इसका शीर्षक है घर। बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ कि अपना घर पीछे छूट गया, बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ कि अपना घर पीछे छूट गया, और बात समझ में आते ही मन का एक हिस्सा कहीं टूट गया। उन घावों को भरने में बहुत समय था लगा,
उन घावों को भरने में बहुत समय था लगा। अपरिचित चेहरे तो बहुत थे, पर पास कोई नहीं था सगा। मकान बदलने में समय नहीं लगता, मकान बदलने में समय नहीं लगता, पर यदि घर छूट जाए तो घर बनने में, अपनापन घड़ने में बहुत समय लग जाता है, और दूसरा देश अपनाने में बरसों लग जाते हैं। और फिर भी क्या हम विदेश को स्वदेश की संज्ञा दे पाते हैं? क्या दे पाते हैं? इसका उत्तर निरंतर खोजते, इसका उत्तर निरंतर खोजते, बुद्धि और अंतर की पीड़ा सहते, कभी तो हम भावों की भंवर में बहते हैं, कभी तो हम भावों की भंवर में बहते हैं, और कभी पुराने तर्कों को एक बार फिर से बदलते हैं। न तो उस प्रश्न का उत्तर मिलता है, न ही इस प्रश्न का, कि आखिर कब तक हम त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे इस आधारहीन धरा पर। हम न इस घर के रहे न उस घाट के, हम न इस घर के रहे न उस घाट के, बिल्कुल बीचों बीच पड़े रहे पिसते हुए दो पाठ के। पर अब यहाँ जैसा भी है उसी को अपनाया है, पर अब यहाँ जैसा भी है उसी को अपनाया है, इसी अपरिचित देश को अपना बनाया है। पुराने संबंध दूर सही, बने नए रिश्ते नाते, कितने अच्छे अच्छे मित्र बन गए हैं। पुराने संबंध दूर सही, बने नए रिश्ते नाते, उनके प्यार के सहारे ही हम नित नया बल पाते। अब तो यही जो घर बना है, अब जो यही घर बना है, वही सुखद है, वही अपना है, यही अपना वर्तमान है और यही भविष्य का सपना है, यही वर्तमान है और यही भविष्य का सपना है। अभी कितना समय है? समय अब एक कविता, गंभीर कविता, इसमें जीवन दर्शन है। मैंने हिंदी को लेकर पढ़ाई तो की, लेकिन विदेश में आकर यहाँ पर मैंने 7वें दशक में वैसा कोई काम नहीं था, तो मुझे काम करना था, तो मैंने यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई की और अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन भी किया, तो और उसी क्षेत्र में बरसों तक काम भी किया। तो मैंने एक कविता लिखी, मैं और गणित, गणित का जीवन से क्या संबंध है उसको लेके एक कविता लिखी। मैं सबका ध्यान चाहूंगी। प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, अवसाद में स्वयं को घटाया। प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, अवसाद में स्वयं को घटाया, मद में स्वयं को गुणित किया, मद में स्वयं को गुणित किया, और घोर निराशा में स्वयं को विभाजित किया। और आश्चर्य से पाया कि इन सारे प्रयासों के उपरांत भी मैं इकाई का इकाई ही रहा। प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, अवसाद में घटाया, मद में गुणित किया, और घोर निराशा में स्वयं को विभाजित किया। और आश्चर्य से पाया कि इन सारे प्रयासों के उपरांत मैं इकाई का इकाई ही रहा, न बढ़ा न घटा, न गुणित हुआ और न ही हुआ विभाजित। पर ऐसा सदा नहीं रहेगा, पर ऐसा सदा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि मेरा सारा अपनापन एक अनंत सत्ता में समा जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि मेरा सारा अपनापन एक अनंत सत्ता में समा जाएगा, और तब मैं अनायास ही एक से अनेक, ससीम से असीम
और आकाश से निराकार होकर अनंत हो जाऊंगा। ससीम से असीम और आकाश से निराकार होकर अनंत हो जाऊंगा, अनंत हो जाऊंगा। धन्यवाद। एक और कविता जीवन दर्शन से संबंधित, इसका शीर्षक है भटकन। मन भटक रहा क्यों बार बार, कई बार जैसे मन नहीं लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी मन नहीं लगता है। मन भटक रहा क्यों बार बार, यह मन ही सुख का स्रोत सदा, यह मन ही दुख का बने द्वार, मन भटक रहा क्यों बार बार। बहुधा लगता मेरा जीवन, बहुधा लगता मेरा जीवन निश्चित सी एक परिपाटी पर, बढ़ता जाता जो अनायास गति लेकर सहज सरल मंथर। बहुधा लगता मेरा जीवन निश्चित सी एक परिपाटी पर, बढ़ता जाता जो अनायास गति लेकर सहज सरल मंथर। या चली कभी आंधी मन में, स्पष्ट नहीं कुछ हो पाता, सहसा अदृश्य सा कोई या उलझा सब डोर चला जाता। इस लाल चटक सी चूनर का रह जाता बस तार तार, मन भटक रहा क्यों बार बार। अपना सब प्राप्य लिया मैंने, अपना सब प्राप्य लिया मैंने, अपना कर्तव्य किया मैंने, फिर क्यों कुछ कैसे छूट गया, वह सूत्र कौन सा टूट गया, जो मन को मेरे अनायास रह रह कर देता है उदास। चुभता प्रश्नों का पैनापन, चुभता प्रश्नों का पैनापन, उर्मे लेकर नित नई धार, मन भटक रहा क्यों बार बार। अंत में अपने मन को समझाना है, अपने मन को समझाना है, कुछ बातों से बहलाना है, सकारात्मक भावों से आशा का दीप जलाना है। अपने मन को समझाना है, कुछ बातों से बहलाना है, सकारात्मक भावों से आशा का दीप जलाना है। मन ही उद्गम सब बातों का, उसको यह तथ्य बताना है, सीमित मन को करके विस्तृत भर देना उसमें प्यार प्यार। मन भटक रहा क्यों बार बार, मन भटक रहा क्यों बार बार। अब संबंधों के ऊपर एक कविता। मेरे विवाह को 5 दशक हो गए हैं और मैंने इसमें ये लिखा है इस कविता में कि समय के साथ साथ पति पत्नियों के संबंधों का जो प्रतिमान है, जो रूप है, बदलता रहता है। इस संबंध में एक कविता लिखी है, इसका शीर्षक है समय का वरदान। किस रूप में समय का वरदान हमारे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है, ये इस कविता में है। समय का वरदान। बदल जाता समय संग ही प्यार का प्रतिमान, बदल जाता समय संग ही प्यार का प्रतिमान, समय का वरदान। आरंभ में साथ था उनका अजाना वह समय कितना सुहाना, साथ था उनका अजाना वह समय कितना सुहाना, एक अनजाने से पथ पर युव पगों का संग उठना, कुछ झिझक थी कुछ पुलक थी, कुछ झिझक थी कुछ पुलक थी, एक सिहरन हृदय गत थी, जागती आंखों में सपने मन का हर पल गुनगुनाना, जागती आंखों में सपने मन का हर पल गुनगुनाना, प्यार की लंबी डगर का प्रथम ही सोपान,
समय का वरदान। स्थिति बदलती है। इंद्रधनुषी सपन सुंदर तब पर तभी बदलाव आया। इंद्रधनुषी सपन सुंदर पर तभी बदलाव आया। भाव पूरित मन वही था, किंतु एक ठहराव आया। मंद था आवेग अपनी श्वास में प्रश्वास में। मंद था आवेग अपनी श्वास में प्रश्वास में, और आस्था अब गहनतर प्रेम में विश्वास में। था अनोखा नहीं कुछ, भाव दान प्रदान, समय का वरदान। और अब की स्थिति कुछ रोचक भी है। समय बीता साथ कितना, समय बीता साथ कितना, संग सुख दुख है सहे। समय बीता साथ कितना, संग दुख सुख दुख है सहे। सच यही हम समझ जाते, एक दूसरे के बिन कहे। जान लेना हाँ को उनकी, जान लेना हाँ को उनकी, देख कर मुस्कान किंचित। जान लेना हाँ को उनकी, देख कर मुस्कान किंचित। और समझ लेना ना को भी बस देख कर भ्रू भंग कुंचित। समझ लेना ना को भी बस देख कर भंग कुंचित। प्रेम गरिमा भरे मन में शांति और विश्राम। प्रेम गरिमा भरे मन में शांति और विश्राम। समय का वरदान, समय का वरदान।